Assalamualaikum. Today we will discuss about derivation of radius by Bohr atomic model. बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ आने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पढ़ ली। तो आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ आएंगे, उसकी एप्लीकेशन की तरफ। तो बोहर ने क्या किया था कि हाइड्रोजन का एक एटम लिया था, ठीक है, और उसका जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी जो कैलकुलेशन है, एप्लीकेशन, वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के रिलेटेड जो एलिमेंट हैं उन पे होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। इस वजह से उसको स्टडी करना बहुत ही आसान रहा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन जिनमें ज़्यादा हों तो उनको स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन वगैरह भी होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड स्टडी हो जाती है। तो उसने हाइड्रोजन को लिया था। उसने कहा कि सपोज़ करें मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो है शेल है, शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसने कहा कि जनाब ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, एलिमेंट है, और ये एक शेल है उसका, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वमेंट है ना, कोई भी चीज़ अगर सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो वजह होती है सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो बाहर की तरफ एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इनवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। दोनों बैलेंस में होते हैं, इक्वल होते हैं मकदार में, जिसकी वजह से चीज़ सर्कल में मूव करती रहती है, ठीक है। अगर एक भी चीज़ ज़्यादा हो गई तो वो उसी डायरेक्शन पे मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, यानी कि वो फोर्स जो किसी चीज़ को दायरे में घुमाए और आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है, बाहर की तरफ हो, तो हमारे पास होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और जो इनवर्ड हो वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। हाँ, यहाँ तक बात समझ आई। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज के तकरीबन ही बराबर होता है, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन कह देता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, जैसे हमारे पास लिथियम +2 हो गया, ठीक है, उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, एक ही है। तो क्या कहेंगे उसको हम, जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये ZE हो जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्ड मूव कर रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है और यहाँ पर प्रोटॉन भी है, तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, और इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्सेस, ठीक है। क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि कूलम्बिक फोर्सेस जो है वो एक्चुअली हमारे पास, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यहाँ पर एज आ कूलम्बिक फोर्स बिहेव कर रही हैं, ठीक है, या कूलम्बिक फोर्स ही हैं, ठीक है, हमारे पास, क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान है, ठीक है, और इनवर्ड डायरेक्शन में है। उसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इस साइड पे होगी, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी है, रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेडियस हो गया इसका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इलेक्ट्रॉन के शेल से टुवर्ड द न्यूक्लियस जितना फासला है उसका हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। और हमने इस चैप्टर में पढ़ना भी यही है कि हमने रेडियस, इस टॉपिक में पढ़ना भी यही है कि हमने रेडियस निकालना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि कोलम्बिक फोर्सेस हमारे पास हैं, तो कोलम्बिक फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास, हमने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में भी पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा है कि कोलम्बिक जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं Q1 Q2/r² के, ठीक है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊँगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, Q1 Q2/r² हो जाएगा ये, ठीक है। सही हो गया जी। यहाँ पर जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, 1/4πε0, ठीक है, ε0, और इसको हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। सही हो गया जी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 8.8
5 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू, ठीक है जी, के की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये सही है। तो जनाब हमारे पास जो आ जाती है टोटल वैल्यू एफ कोलम्बिक फोर्सेस की, तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि के की जगह पर मैं अगर ये पुट करता हूँ ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास एफ कोलम्बिक किसके बराबर हो जाएंगी, Q1 Q2 ओवर 4πε0r स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये इस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब चूँकि मैंने Q1 लिया है, एक Q2 लिया है, यानी Q1 मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया ये वाला, ठीक है, और Q2 जो है इसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास ZE है। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ZE.E ओवर 4πε0r स्क्वायर इज इक्वल टू एफ कोलम्बिक, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक डिस्कशन हो गई हमारी। तो देखिए अब हम आते हैं किसकी तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, जो उसको दायरे में घुमा रही है, ठीक है। ये उसको क्या कर रही है, दायरे में घुमा रही है। अब वो हमारे पास किसके बराबर होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है एफ सेंट्रीफ्यूगल, मैं इसको शॉर्टकट लिखता हूँ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल ये हमारे पास होती है mv² ओवर आर। देखिए मैंने कहा ना कि अगर दो फोर्सेस इक्वल है आपस में, यानी कि एक दायरे में घुमा रही है लेकिन आउटवर्ड मूव कर रही है, एक दायरे में क्या कर रही है, किसी चीज़ को सब ऑब्जेक्ट को घुमा रही है लेकिन वो आउटवर्ड मूव कर रही है, और एक दायरे में घुमा रही है लेकिन इनवर्ड मूव कर रही है, दोनों इक्वल होंगे तब ये चीज़ दायरे में घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारे पास एफ सेंट्रीफ्यूगल जो है वो एफ कोलम्बिक फोर्स के बराबर है, ठीक है। एफ सेंट्रीफ्यूगल किसके बराबर है, एफ कोलम्बिक फोर्स के बराबर है, ठीक है जी। हम इसको इक्वल रखेंगे, जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये कुछ वैल्यू इस तरह बन जाएगी, ZE² और 4πε0r स्क्वायर इज इक्वल टू mv² ओवर आर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास रिलेशन बना। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे आर की वैल्यू। क्या निकालेंगे, क्योंकि हमने रेडियस निकालना है ना, तो हम आर की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकालेंगे। ये आर जो है एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आर बच जाएगा, और इसको मैं इधर ले आऊँगा और ये दोनों जो हैं ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये बन जाएगा ZE² ओवर 4πε0 mv² इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस के लिए बन गई। लेकिन अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होती है किसी भी एलिमेंट के लिए, क्योंकि मैथ उसका अपना होगा, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के हिसाब से कांस्टेंट होगा, और चार्ज भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये है वेलोसिटी, ये चेंज होते रहती है, ठीक है। अब अगर ये चेंज हो रही है तो हमने ये निकालनी है, ठीक है ना। ये इस तरह वाहिद चीज़ है, तब हम रेडियस निकाल सकते हैं, अदरवाइज रेडियस निकालना डिफिकल्ट है। हम वेलोसिटी के लिए वैल्यू निकालेंगे, वो इधर पुट करेंगे तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास ईजिली आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे, अब बोहर ने जो बताया था फिफ्थ पोस्टुलेट अपना एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कि एंगुलर MVR यानी एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इक्वल है NH ओवर 2π, ठीक है। NH ओवर 2π, यहाँ से हम v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी v² की वैल्यू। तो v को इधर छोड़ दो, m और r को नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, 2π m r हो गया ये। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, ठीक है। क्या करो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड में करूँगा तो मेरे पास v² आ जाएगा, n की 2 n² h² ओवर ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, और ये r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक बात क्लियर है। अब जब हम v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, ये वाली v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। जब मैं v की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो आप लोग देखें, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा जेड ई का स्क्वायर 4 पाई नॉट m एंड v की वैल्यू आप देखो, ठीक है। ये हमारे पास v की वैल्यू n की 2 h की 2 ओवर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास r के बराबर है। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है ये ऊपर आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल टू जेड ई का स्क्वायर 4 पाई ये m n की 2 और h की 2 ये इस तरह चले जाएंगे, और ये नीचे वाली टर्म जो है 4 पाई स्क्वायर m का स्क्वायर और r का स्क्वायर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट आगे डेफिनेशंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक तो बात समझ आई है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है, और पाई जो है वो इस पाई से कैंसिल हो जाएगी, एक m इस m से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको हम करते हैं हल। हमने क्या करना है, रेडियस निकालना है, ठीक है, हमने क्या करना है, रेडियस निकालना है। और एक रेडियस जो है ये वाला ये यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, क्योंकि ये r और ये वाला r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर r स्क्वायर एक रह गया, ठीक है। ये बचेगा पाई, ठीक है, पाई n की 2 और h की 2 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा पास बचेगा पाई m और r, ठीक है, पाई m और r, सही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये दोनों चीज़ें हम इधर ले आएंगे तो मेरे पास पाई n की 2 h की 2, तो यहाँ पर बचेगा जेड ई का स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट n की 2 h की 2, ये हो जाएगा जेड ई का स्क्वायर पाई m और r, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट n की 2 h की 2, ये तीनों चीज़ें हम इधर ले आएंगे, ठीक है, जेड ई का स्क्वायर पाई m इज इक्वल टू r, ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, सही हो गया जी। हमने ये इक्वेशन निकालनी थी और ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ठीक है, सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं और इनको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको अलग करूँगा तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएंगी, ये मेरे पास आ जाएंगी ये h की 2 जेड ई स्क्वायर पाई m, ठीक है, ओवर n की 2, ठीक है, ये हो गई। अब ये जो टर्म है ये वाली, ये सारे इनकी वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाती है, इनको मैं ये अल्फ़ा नॉट का नाम देता हूँ, और ये मेरे पास आ जाती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी कि इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा r इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक अगर मैं अब रेडियस 1 की बात करता हूँ तो ये 0.529 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। R2 की बात करता हूँ तो मतलब शेल 2 की बात हो रही है 0.529 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर,
एंगस्ट्रॉम। अगर 3 की बात करता हूँ तो 0.529 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 की बात करता हूँ तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 की बात करता हूँ तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब अगर मेरे पास क्या हो कि ये तो मैं हाइड्रोजन के लिए है ना, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई मेरे पास एलिमेंट हो तो उसकी मेरे पास वैल्यू आएगी रेडियस की, वो आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अगर लिथियम है ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर कोई और है एटॉमिक नंबर 4 वाला है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 5 वाला है तो यहाँ पर जेड की जगह पर 5 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती रहेगी। सही हो गया जी। अब कैलकुलेट करते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल है कि हमारे पास कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखें थर्ड की बात हो रही तो R3 इज इक्वल टू 0.529 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी जगह पर 3 का स्क्वायर कर देंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये 0.529 मल्टीप्लाई 9 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर मैं 4 की बात करता हूँ फोर्थ ऑर्बिट के लिए तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 8.464 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एन की वैल्यू पे, एन की जगह पर वो 4 और 6 जितने भी ऑर्बिट हैं वो अपने लगा देने हैं, ठीक है। अब 5th और 6th ऑर्बिट के लिए आप लोगों ने निकालना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और कमेंट में फिर मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो।